हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है नगरों के विकास की अवस्थाएं। तो आज का टॉपिक यही है और आज की चर्चा होगी कि नगरों का विकास कैसे होता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि आकार के आधार पर हम नगर को विभाजित करते हैं, जैसे कस्बा, तहसील, नगर, महानगर और विशाल नगर। लेकिन कुछ समाजशास्त्री हैं जो अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग आधारों पे नगर को विभाजित करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लुईस ममफोर्ड के द्वारा विभाजित नगरों की बात करेंगे, और इनके द्वारा जो नगरों का विभाजन किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। ठीक है, तो आइए इसी पर आज बात करते हैं। ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में सभी नगरों को 6 भागों में विभाजित किया। यह विभाजन नगर की संस्कृति यानी वहाँ की जीवन शैली कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है, आकार यानी जनसंख्या का आकार कैसा है, तथा संरचनात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दिया। मीन्स की उस नगर की संरचना कैसी है, किन किन चीज़ों से संरचना हुई है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने लुईस ममफोर्ड ने 1938 ईस्वी में नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था है इयोपोलिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है आरंभिक नगर। ठीक है, तो इनका मानना है कि इस अवस्था में गांव का विकास होता है। यह प्रथम अवस्था है और इस अवस्था में जब गांव का विकास शुरू होता है तो वहाँ पर कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्यों का व्यापक और बड़े पैमाने पर विकास होता है। बड़े बड़े केंद्रीय गांवों में शिक्षा, संस्कृति एवं कला का भी विकास होने लगता है। साथ ही ये वे नगर हैं जो विकास के आरंभिक स्तर को स्पष्ट करते हैं। आरंभिक नगरों में धर्म का विशेष महत्व होता है। मीन्स कि ऐसे नगरों में धर्म का अधिक महत्व होता है तथा धार्मिक विश्वासों से संबंधित बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होने लगता है और लोगों के बीच जो संबंध होता है वो प्राथमिक होता है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था है नगर के विकास की, पोलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्यम नगर। तो लुईस ममफोर्ड का मानना है कि इस अवस्था में आते आते नगर, बड़े बड़े गांव जो होते हैं वो कस्बे का रूप धारण करने लगते हैं। मीन्स कि इस अवस्था में बड़े बड़े गांव कस्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जिनमें व्यापारिक गतिविधियों का विकास हो जाता है। नगरीय आकारिकी का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। मीन्स कि इन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने से हुआ है और इसी कारण से यह नगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं और साथ ही एक केंद्रीय स्थिति में होते हैं। मीन्स कि उस नगर के आसपास जितने भी गांव होते हैं वहाँ की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करते हैं। तो देखा जाए तो इस प्रकार के नगरों में ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताएं देखने को मिलती है। तीसरा है मेट्रोपोलिस, तृतीय अवस्था। इस अवस्था में नगर का आकार बृहद यानी बड़ा हो जाता है। ठीक है, ममफोर्ड का मानना है कि इस अवस्था में नगर का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। बृहद स्तर पे बड़े पैमाने पर कारखानों का निर्माण हो जाता है, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं की भी स्थापना होने लगती है। इस अवस्था में नगर अपने आसपास के नगरों से बड़ा हो जाता है एवं नगर का संबंध जो दूरवर्ती क्षेत्रों में जो नगर हैं, छोटे छोटे जो नगर हैं जो कस्बे के रूप में फैले हुए हैं, उनके साथ भी संबंध बन जाता है। मीन्स कि जो महानगर है, मेट्रोपोलिस, जिसे हिंदी में महानगर कहते हैं, जब एक ही स्थान पर यातायात, पीने के पानी, उत्पादन के लिए कच्चा माल, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, व्यापार के लिए समुचित वातावरण तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं साथ साथ उपलब्ध होने लगती है, तब ऐसे स्थान को महानगर के रूप में घोषित किया जाता है। ऐसा स्थान महानगर के रूप में विकसित होने लगता है। ठीक है, चौथी अवस्था है मेगालोपोलिस। चौथी अवस्था, यह नगर की
चरम अवस्था है, ऐसा मम्फोर्ड मानते हैं। इनका मानना है कि यह नगर की चरम अवस्था को बताती है, ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं विशाल नगर। इनका आकार महानगरों से बड़ा होता है, व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होने के साथ साथ सैन्य शक्ति का भी केंद्र होते हैं, देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं ये नगर। इनमें आर्थिक विषमताएं भी पाई जाती है, मीन्स की कई विषमताएं देखने को मिलती है, जाति आधारित, धर्म आधारित, ठीक है, और वो चीज़ें चरम सीमा पर होती हैं। साथ ही निवासियों के जीवन स्तर में बहुत व्यस्तता देखने को मिलती है, यहाँ के लोग काफ़ी व्यस्त होते हैं। जैसे भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई, बेंगलोर, ये सभी क्या है, विशाल नगर की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो इसका प्लस पॉइंट था, लेकिन मम्फोर्ड इसके कुछ निगेटिव पॉइंट के भी बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि मेगालोपोलिस की अवस्था में नगर में गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है एवं जीवन जो होता है वो नारकीय रूप से परिवर्तित होता हुआ दिखाई देने लगता है। पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार होने लगता है, साथ ही नैतिकता का पतन होने लगता है, नौकरशाही का विकास होता है, मानव का जो जीवन होता है वो शोषण युक्त हो जाता है, ठीक है। इस तरह के नगरों में उन्होंने उदाहरण दिया था, जैसे टोक्यो, योकोहामा, ठीक है, ये सब मेगालोपोलिस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा टायरेनोपोलिस, पांचवी अवस्था। इस अवस्था में मानव जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र पराश्रयता मीन्स की निर्भरता का विकास हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्लस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो मम्फोर्ड ने इन नगरों को, इसे हिंदी में कहते हैं समस्या मूलक नगर, तो मम्फोर्ड ने इन नगरों को विशाल नगरों की एक आयामी चरण के रूप में स्पष्ट किया। और इनका मानना है कि विशाल नगरों का आकार जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब यह विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अपराध होने लगते हैं, भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाती है, नैतिक पतन शुरू हो जाते हैं, आर्थिक विषमताएं, बेरोजगारी, बीमारी के केंद्र बन जाते हैं। साथ ही मम्फोर्ड ये भी मानते हैं कि यह नगर विकास की पांचवी अवस्था है, जिसमें मानव जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र पराश्रयता मीन्स कि सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। नगर की समस्याएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसे सुलझाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। नगरों में खुले स्थान का अभाव हो जाता है, मकानों की कमी दिखती है, सड़कों पर अनियंत्रित भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मीन्स कि जितनी भी समस्याएं होती हैं पांचवी अवस्था में अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। छठा जो प्रकार उन्होंने बताया जिसे वे नेक्रोपोलिस कहते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है मृतप्रायः नगर, ठीक है। तो मम्फोर्ड मानते हैं कि इस अवस्था में नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है, ये अंतिम अवस्था है, और यह पतन किसी न किसी ऐसे कारण से होता है जो मानव की शक्ति से परे होता है, जैसे दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध आदि के फलस्वरूप नगर कब्रिस्तान के समान लगने लगते हैं, और इस प्रकार इस अवस्था में नगर अपनी मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। और फिर शुरुआत हो जाती है पहली अवस्था, जिसे उन्होंने इयोपोलिस कहा, ठीक है। तो ये था मम्फोर्ड के द्वारा विभाजित नगरों के प्रकार, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरे समाजशास्त्री की भी बात करेंगे, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो इन्होंने भी नगरों को नगरों के 7 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें फर्स्ट है पूर्व शैशा अवस्था। इस अवस्था में टेलर मानते हैं कि निवास स्थान और व्यापार के क्षेत्र एक ही स्थान पर होते हैं, मीन्स कि जब शुरुआती अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, तो जो लोगों के निवास स्थान होते हैं और साथ ही व्यापार के क्षेत्र वो एक ही स्थान पे होते हैं। आप देखते हैं कि जैसे किसान होते हैं तो वो खेती भी वहीं करते हैं और आसपास ही उनका घर होता है, ठीक है। तो जो भी व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं वो उनके घर के आसपास ही होते हैं। सेकेंड है शैशवावस्था, घरों तथा मकानों का पूर्णतः बिखरा हुआ तथा अनियोजित फैक्ट्रियों, ठीक है। तो इस प्रकार की अवस्थाएं जब होती हैं तो इसे इन्होंने शैशवावस्था कहा। तीसरा है बाल्यावस्था। इस अवस्था में घरों तथा दुकानों के क्षेत्रों में स्पष्टता पृथक्करण देखा जाता है, यानी घर अलग होते हैं, दुकानें अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि सबको पता होता है
कि कहाँ पे रिहायशी इलाका है और कहाँ पे हमें व्यापार करना है। चौथी अवस्था जो है किशोरावस्था। तो अच्छे घरों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन जगह जगह पे आपको फैक्ट्रियाँ देखने को मिल जाती हैं। मीन्स कि आप देखते हैं कि कई शहर ऐसे होते हैं कि घरों में ही लोग छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ डाल लेते हैं। जैसे फिरोज़ाबाद में चूड़ियों का व्यापार होता है, बनारस में बनारसी साड़ियों का व्यापार होता है। तो छोटी छोटी मशीनें डाल करके लोग छोटी छोटी फैक्ट्रियों का निर्माण कर लेते हैं। ये ऐसे शहर की बात करते हैं। पाँचवा हमारा प्रौढ़ावस्था। इसमें क्या होता है कि जब इस प्रकार के नगर का विकास होता है तो अच्छे मकानों का पृथक्करण हो जाता है। मीन्स कि जो इस प्रकार के नगर होते हैं वहाँ पे जो पुराने मकान होते हैं, जो घनी बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे मकानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि जो फ्लैट वगैरह बन रहे हैं, यानी जो पुरानी झोपड़पट्टी वगैरह होती है तो बिल्डर उसे खरीद लेते हैं और वहाँ पे एक नियोजित तरीके से फ्लैट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था में ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों का पृथक पृथक होना, यानी जो भी व्यावसायिक क्षेत्र है वो अलग हो जाता है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो भी अलग हो जाते हैं, और मकानों का स्वरूप छोटे छोटे झोपड़ों से लगातार आधुनिक होना, यानी जो भी छोटे छोटे झोपड़पट्टी टाइप के जो मकान होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े मकानों का निर्माण होने लगता है। अंतिम है हमारा वृद्धावस्था। तो ग्रिफिथ टेलर मानते हैं कि इस अवस्था में नगर अपने विकास को खो बैठता है। मीन्स कि विकास इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने नगर अपने विकास को खोने लगता है, मोहल्ले खाली होने लगते हैं। मीन्स कि जब जो शहर का बीच का हिस्सा होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, इतनी ज़्यादा घनी बस्तियाँ हो जाती हैं कि सब उसे छोड़ कर के फिर बाहरी इलाकों में निकलने लगते हैं। जो खाली क्षेत्र होता है वहाँ पे फिर मकान बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये था नगरों के विकास की अवस्थाएं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।